ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। बेटे मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? हेलो। ओके जी बेटा, कल मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। कल मैं आया था लेकिन मेरे सर में शदीद है, इसलिए कल मैं क्लास नहीं ले पाया। मैंने आपको उसकी लेक्चर शेयर करवा दिए थे, इलेक्ट्रो के जो 2 लेक्चर थे वो आप लोगों को तो मिल चुके होंगे इंशाल्लाह। कल उसको आपने देख भी लेना है, समझ भी लेना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक हो गया? वो काफ़ी डिटेल से लेक्चर दिए मैंने, तो उसको आपने बेटा देख लेना है। आइए जी, आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लिए। बेटा हमारा एमडी कैट का सिलेबस क्या है केमिकल बॉन्डिंग को लेके, पहले हम इस बात को देखते हैं जी। बेटा हमने देखना है जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें एनर्जेटिक्स क्या है, फिर एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा ये टर्मिनोलॉजी जो है, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये सेकेंड ईयर के पहले टॉपिक में भी है। मैं यहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ नहीं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। ये इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। फिर बेटा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जी, फिर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड यानी वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन है और वेस्पर है जी। ये हमारा बेटा ओवरऑल सिलेबस है, एमओटी शामिल नहीं है इसमें जी। तो आइए हम आज इसमें से कुछ कंटेंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि मैं आज आपको ये 8 कंटेंट बेटा डिस्कस करूंगा। अगर कोई रहेगा इंशाल्लाह फिर कल शामिल कर लेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बेटा बॉन्ड के लिए, वेल केमिकल बॉन्ड is the force of attraction that holds atoms together या ions together। बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एटम्स को या आइंस को होल्ड करती है, दिस इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। अच्छा, क्वेश्चन ये बेटा राइज होता है, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, जिसकी वजह क्या है? तो बेटा बिल्कुल आप चैप्टर 1 से पढ़ के आए हैं, मैट्रिक्स से पढ़ा कि एटम्स आर अनस्टेबल। नोबल गैसेस के अलावा तमाम एटम्स अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? बिकॉज देयर वैलेंस शेल आर नॉट कंप्लीट। तो बेटा मैं कहूँगा बॉन्ड फॉर्मेशन की बस एक ही वजह है, दैट इज द स्टेबिलिटी। बेटा तमाम एटम्स खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। वो जो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब इस बात को आप जिस मर्जी अंदाज से बयान कर ले, सबका मतलब एक ही है। मैं कहूँगा जी एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल, या टू कंप्लीट द डबलेट और ऑक्टेट, या टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा तीनों में से कोई बात भी कर लो, इन सब का एक ही मकसद है बेटा, स्टेबिलिटी। सो एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। बेटा अब इसके अलावा आगे अगर बात करें थोड़ी सी हम लोग, तो जरा गौर कीजिएगा इस पर। बेटे कहते हैं ये स्टेबिलिटी एटम गेन कैसे करेगा? बेटा इसे गेन करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो बेटा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाएगा, आइंस बना दिया जाएंगे, या बेटा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी जाएगी। सो देयर आर टू वेज टू गेट दिस स्टेबिलिटी। नंबर 1 द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बेटा सेकंड क्या आता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसलिए बेटा कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी आइंस होते हैं बेटा, आइंस आर स्टेबल जनाब। बेटा आइंस सारे के सारे स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट मॉलिक्यूलर आइंस। बेटा मॉलिक्यूलर आइंस के अलावा दुनिया के तमाम आइन स्टेबल होते हैं। क्यों बेटा? आइन बनता ही तब है जब बेटा स्टेबल होना होता है। जैसे सोडियम की मिसाल लेते हैं बेटा, सोडियम के बेटा वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये उसे लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है बेटा, तो ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा अपना ऑक्टेट पूरा करता है, तो ये भी स्टेबल हो गया। सो बेटा याद रखना, स्टेबिलिटी कैन बी अटेन्ड और अचीव्ड बाय द लॉस और गेन और बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अब बात करूंगा यहां पे थोड़ी सी, जब भी एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आएंगे बेटा, तो 2 फोर्सेस ऑपरेट होती हैं एट द सेम टाइम। कौन कौन सी? बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी फोर्स ऑफ रिपल्शन। Whenever atoms come close to make chemical bond, 2 forces operate. One is force of attraction, other is force of repulsion. बेटे याद रखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, जबकि फोर्स ऑफ रिपल्शन से हमेशा एनर्जी इंक्रीज कर जाती है।
और बेटे जब केमिकल बॉन्ड बनता है, एक केमिकल बॉन्ड जब बनना होता है ना बेटा, तो उस वक्त मैं कहूँगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये डोमिनेट कर जाती है फोर्स ऑफ रिपल्शन पे। बेटा अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर रिपल्शन। और बेटा याद रखना, एटम्स खुद को एक डिस्टेंस पर कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। एटम्स एडजस्ट देमसेल्फ एट अ कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस। बेटा वो जो कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस है उसे बोलते हैं जी बॉन्ड लेंथ, या इसका दूसरा नाम बेटा जी इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो बेटा फिर सुन लीजिएगा, जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा अट्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर द रिपल्शन। बेटा ऐसा करने पर बेटा एटम्स खुद को एडजस्ट करेंगे एट अ कॉम्प्रोमाइजिंग डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द बॉन्ड डिस्टेंस, यानी इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस भी कह सकते हो या बॉन्ड लेंथ बोलेंगे जनाब। तो ये बेटा छोटी सी कहानी थी जो मैं आपको सुना दी। और एक बात आप देख लीजिएगा कि बेटा फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, और फॉर्मेशन ऑफ बेटा जी जो रिपल्शन होती है, रिपल्शन हमेशा इंक्रीज करेगी और अट्रैक्शन हमेशा डिक्रीज करेगी जी। तो बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक और बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये बेटा आपको थर्मो में भी पढ़ा चुका हूँ जी। खैर जी, बेटा ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। किसी भी एटम की टेंडेंसी टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज सेड टू बी ऑक्टेट रूल। बेटा देखिएगा, ऑक्टेट आने से 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन बेटे हमारी बुक कहती है दिस ऑक्टेट रूल इज नॉट यूनिवर्सल, क्योंकि बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बनने पर ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा होता। बेटा फॉर इंस्टेंस PF5 है, SF6 है, BCl3 है। आप अगर बेटे PF5 की बात करते हैं, PF5 ले लें या बेटा PCl5 ले लें, बात एक ही है बेटे। इसमें देखिए 5 बॉन्ड बन रहे हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 5 टू द 10। बेटा यहाँ पे वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए फॉस्फोरस के। बेटा ये पॉसिबल है, लेकिन ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा। मैं कहूँगा देयर आर इलेक्ट्रॉन्स मोर देन ऑक्टेट। फिर अगर मैं बेटा BCl3 की एग्जाम्पल लेता हूँ, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, BH3 कुछ भी ले लें बेटा। बेटा BCl3 में टोटल बेटा जी देखिएगा 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 टू द 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर लेस देन ऑक्टेट। तो बेटा दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में ऑक्टेट से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं जी इन द वैलेंस शेल। याद रखना ऑक्टेट रूल सारे पूरे शेल्स पे अप्लाई नहीं होना, वैलेंस शेल पे अप्लाई होना है जी। अच्छा बेटे यहां पर एक बात छोटी सी जो पिछले सवाल में बिल्कुल पूछी जाती रही है, 2 एलिमेंट ऐसे हैं यार, एक बेटा जी बोरॉन और दूसरा एल्यूमिनियम। बेटा बोरॉन और एल्यूमिनियम 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं बेटे, याद रखना बोरॉन और एल्यूमिनियम के बारे में कहा जाता है दैट देयर कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेटा दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। बेटा क्यों बेटा जी? बिकॉज देयर ऑक्टेट डू नॉट कंप्लीट इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो बेटा बोरॉन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड जितने भी हैं दे डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। बेटा बोरॉन और एल्यूमिनियम कंपाउंड्स ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते। व्हाई? बिकॉज देयर ऑक्टेट डू नॉट कंप्लीट इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे बेटा मैं कहता हूँ जी एल्यूमिनियम क्लोराइड है, आप देखो बेटा इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में एल्यूमिनियम के, बेटा ये भी ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता। सो बेटा सिंपल बात होगी ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ये बेटा यहां तक कुछ पूछना तो पूछें, तो फिर मैं अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज पर मूव करने जा रहा हूं जी। जी कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो पूछ सकते हैं बेटा आप मुझसे। ओके जी, बात करूंगा फिर मैं पहली प्रॉपर्टी दैट इज द एटॉमिक साइज। बेटा एटॉमिक साइज को हम तब फाइंड करेंगे जब हम ये एज्यूम करेंगे कि एटम स्फेरिकल है। और एटॉमिक साइज को हम बेटा डिफरेंट टर्म्स में पढ़ते हैं, जैसे कौन कौन सी टर्म्स जी? एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस। क्यों बेटा? बेटा कोई भी एटम डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बनाता है, जब डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएगा बेटा इसके साइज में फर्क आएगा, इसलिए हम इसको 3 टर्म्स में डिस्कस करेंगे बेटा जी, एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस की शक्ल में। आइए बेटा वन बाय वन मैं तीनों टर्मिनोलॉजीज पे इंशाल्लाह बात करने जा रहा हूँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक रेडियस बेटा कहते हैं
एटॉमिक रेडियस इज बेसिकली, सपोज कीजिएगा मेरे पास एक एटम है यार, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके शेल्स हैं बेटे। कहता है किसी भी एटम का रेडियस क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन एटम अप टिल इट्स आउटर मोस्ट शेल। बेटा आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस बनता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, बेटा दिस इज सेड टू बी द एटॉमिक रेडियस जी, इसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए वी यूज सम फिजिकल टेक्निक्स बेटा, जैसे एक्स रे एनालिसिस करेंगे, इसके हम एक्स रे डायफ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स करेंगे, या इसी चैप्टर में बेटा जब आपने फिजिक्स में पढ़ा था बॉन्ड लेंथ का टॉपिक, वहां पे एक और नाम दिया था उसने कहा था जी हम इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं मेथड जी। वी कैन यूज इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन और वी कैन यूज एक्सरे डायफ्रैक्शन या एक्सरे एनालिसिस कह लीजिएगा, एक ही बात है। या तीसरा बेटा हम लोग स्पेक्ट्रोमीट्रिक मेजरमेंट्स करके, ये तीन फिजिकल टेक्निक्स है बेटा दैट आर यूज टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम। बेटा जी ये हमेशा रेडियस ऑफ एटम को मेजर किया जाता है इन टेक्निक से जी। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है जी कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को मेजर करने काम आती हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन, दूसरा एक्सरे डायफ्रैक्शन और तीसरा स्पेक्ट्रल स्टडीज जी। और जी इसके बाद एक छोटी सी बात हमारी बुक में एफएससी फर्स्ट ईयर का शॉर्ट क्वेश्चन भी था बेटा, उसके बात करेंगे। क्या कहता है, हम कभी भी एटॉमिक रेडियस को प्रीसाइजली मेजर नहीं कर सकते। एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रीसाइजली। बेटा क्यों? उसकी दो वजूहत बुक लिखती है। पहली वजह, एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती। बेटा इसका मतलब क्या, हमारी किताब की लाइंस पढ़ूंगा मैं, कहता है देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एटम। क्यों? बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कैन नॉट बी जीरो। बेटा मैं अगर कहूं हाइड्रोजन एटम, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन में ये न्यूक्लियस आ गया, इसका पहला शेल एक इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं पे होगा? नहीं भी नहीं। अगर तुमने फर्स्ट ईयर पढ़ी है, बिल्कुल मैट्रिक पढ़ी है, तो बहुत ने कहा था एटम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट्स जी। बेटा पॉसिबिलिटी है कि इसी एनर्जी पर बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, 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 कहीं भी हो सकता है यार। तो यही तो हमारा बेटा पहला पॉइंट है। कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कैन नॉट बी जीरो। ऐसा नहीं है कि तुम यहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, यहां हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी। तो पहला पॉइंट आ गया, एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती। और दूसरा पॉइंट सुनिएगा, कहता है द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम जी। बेटा इसका मतलब समझिएगा ये क्या है। देखिए मैं आपको मिसाल लेता हूं यार, मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है बेटा, ये उसका साइज है जी, ये हाइड्रोजन का एटम का साइज है जी। बेटा एक और हाइड्रोजन एटम से ये बॉन्ड बनाता है, ये देखिएगा बॉन्ड बनाएगा, इसने बॉन्ड बना लिया। बेटा दोनों एटम के साइजेस को कोई कंसिडरेबल फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं पड़ा भाई? कहता है क्योंकि दोनों सेम हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, हर चीज सेम है। मैंने कहा वेरी गुड। लेकिन कहता है जैसे ही तुम हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लोरीन से करने जा रहे हो, बेटा देखिएगा ये था हाइड्रोजन और ये क्लोरीन का साइज है बेटा, दिस इज क्लोरीन, दोनों में बॉन्ड हो गया। और बेटा जैसे ही बॉन्ड होगा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ ड्रैग करेगा जी। और बेटा दोनों के ड्रैग करने पर देखिएगा, इसको ड्रैग करने पर फर्क क्या पड़ने लगा है बेटा। सपोज करिएगा ये मेरे पास बेटा हाइड्रोजन का साइज आ गया और ये क्लोरीन का साइज आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना छोटा हो गया है और क्लोरीन का साइज बढ़ गया है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। बेटा इसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग कर लिया बेटा। तो यूं साइज ऑफ हाइड्रोजन स्मॉलर इन HCl एज कम्पेयर्ड साइज ऑफ हाइड्रोजन इन H2 जी। तो बेटा याद रखना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम। यानी एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में द साइज ऑफ एटम में वेरी बेटा। जैसे मैं कहूं HF, बेटा HF, HCl, HBr, HI, बेटा HF में हाइड्रोजन का साइज छोटा हो जाएगा HCl से में छोटा होगा बेटा, यानी HBr में छोटा होगा HF से। उम्मीद है दोनों पॉइंट्स आपको बेटा समझ आ चुके हैं जी। जी इसमें कोई शक दूर करें, अदरवाइज मैं अगले पॉइंट मूव करूंगा जी। ओके लो जी, इसके फिर ट्रेंड्स देख लेते हैं बेटा। हम लोग ट्रेंड्स में आते हैं यार। बिल्कुल तुमने बहुत अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन याद किए हुए हैं, ये वही बातें हैं बेटा। पहली बात,
along the group it increases। वजह बेटा शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। छोटे पॉइंट्स हैं, आपको आते हैं, अब याद कर लीजिएगा। दूसरा बेटा पीरियड में इट डिक्रीजेस बेटा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है बेटा, शेल सेम रहेगा, न्यू इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐड होंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बेटा साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बेटा इसकी रीजंस होगी। दिस इज समथिंग अबाउट दी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। आइए बात करूंगा मैं आयनिक रेडियस को लेके। कहता है आयनिक रेडियस भी वही है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन आयन, पहले एटम तब आयन बन गया, अब टिल इट्स आउटर मोस्ट शेल। और कहते हैं जब भी साइज डिटरमिन करना है हम कंसीडर करेंगे दैट आयन इट मस्ट बी स्फेरिकल इन शेप। और फिर बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन एफएससी में कई दफा आ चुका और आपने बोर्ड के लिए याद भी किया था, मुझे पता है कि केटाइनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर जबकि एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन द पेरेंट एटम। बेटा बिल्कुल अगर मैं कहूं कि मेरे पास जनाब अगर कहूं कोई एटम है उसका जो एनाइन है बेटा ये लार्जर होगा एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम और ये लार्जर होगा एज कम्पेयर टू द केटाइन। बेटे क्यों बेटे आप जानते हो जब भी केटाइन बनना है, मैं मिसाल लेता हूं यार आपके लिए, लाइक बेटा मैं सोडियम की मिसाल लेता हूं। सोडियम ये बेटा न्यूक्लियस है, इसके सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स होते हैं जी। मैं सिर्फ प्रोटॉन लिख रहा हूं, न्यूट्रॉन नहीं लिख रहा बेटा, इसमें 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं जी बेटा, 11 प्रोटॉन है बेटा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में बेटा जी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। पहली बात बेटा जब सोडियम का आयन बनेगा तो आप कहेंगे सर एक तो ये शेल रिमूव हो गया, शेल रिमूव होने से क्या होगा, शाबाश को बताएगा मुझे, व्हाट विल हैपन बाय द रिमूवल ऑफ शेल। एक तो शेल हो गया रिमूव, मैंने बता दी, और दूसरी बात क्या बनेगी शाबाश बताएंगे जरा, सेकंड क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ेगा। फिर सोच लें जी न्यूक्लियर चार्ज बोलो बेटी बढ़ जाएगा, आर यू श्योर? नहीं कभी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपका यहाँ पे दुरुस्त करने के लिए जान के बनाया है, क्योंकि सबको आता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक बात जो बच्चे एफएससी में गलत एज्यूम, टीचर गलत नहीं पढ़ाते, आप लोग गलत एज्यूम कर लेते खुद से कि सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। बेटा बिल्कुल नहीं बढ़ा, 11 प्रोटॉन थे 11 ही, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ कैसे गया? तो बेटा वर्ड की गलती है, वर्ड को करेक्ट करते हैं। तो बेटा याद रखना जब भी केटाइन बनना है इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से, लूज होने से, बेटा याद रखना द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज नहीं कहना, न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स मोर इफेक्टिव कहना है। तो बेटा लिख लीजिएगा इस बात को, व्हेन केटाइन इज फॉर्म्ड द न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स मोर इफेक्टिव। बेटा मोर इफेक्टिव हो जाएगा, इसकी इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा बात वही सर तो इंक्रीज लिखना चाहते हैं, बेटा मैं हमेशा कहता हूं अगर तुम इंक्रीज लिखना चाहते हो तो फिर न्यूक्लियर चार्ज मत लिखो, फिर लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो दो बातें की बेटा, मैंने कहा जब भी केटाइन बनना है इसके बनने में न्यूक्लियर चार्ज बिकम्स इफेक्टिव जी, मोर इफेक्टिव रादर मोर इफेक्टिव। जबकि या तो यू कहो या कहो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस जी। बेटा ये दो टर्म्स यूज कर सकते हो, अगर तुम इंक्रीज का वर्ड यूज करना ही चाहते हो तो फिर न्यूक्लियर चार्ज नहीं बोलोगे, फिर बोलोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। उम्मीद है ये बात क्लियर हो चुकी है सबको। लो जी आइए बात करूंगा बेटा इंटर आयोनिक डिस्टेंस को लेकर के। बेटा इंटर आयोनिक डिस्टेंस इज बेसिकली द सम ऑफ द केटाइनिक एंड एनायनिक रेडियस इन एन आयनिक कंपाउंड। बेटा जब भी आयनिक कंपाउंड बनेगा केटाइन और एनाइन लेटिस में बेटा अरेंज हो जाएंगे। और बेटा जैसे एग्जांपल ये पोटेशियम क्लोराइड के लिए 133 पोटेशियम आयन का साइज है, 181 क्लोराइड एंड बेटा इनका सम लेंगे तो 314 पिकोमीटर इज द इंटर आयोनिक डिस्टेंस। वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना चाहिए कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस क्या होता है। इट इज द सम ऑफ द केटाइनिक रेडियस एंड एनायनिक रेडियस इन क्रिस्टल लैटिस जी। बेटा जी आगे कॉन्सेप्ट है छोटा सा इंटर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, मैं बोर्ड रेस कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी। जस्ट ब्रेक फॉर 1 मिनट जी प्लीज। ओके जी वेलकम बैक। बेटे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जी, बेटा वो स्पीशीज that have the same number of electrons are said to be isoelectronic species। आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पे? बेटा इसकी जरूरत इसलिए पड़ी है, पिछले सालों में क्वेश्चन आता है, याद रखना हमारे सिलेबस में 2 पीरियड शामिल हैं बस, एक पीरियड नंबर 2, एक पीरियड नंबर 3, दोनों का नाम बेटा शॉर्ट पीरियड्स।
दोनों शॉर्ट पीरियड्स हैं बेटा, इनको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं बेटा। प्लीज बेटा गौर कीजिएगा, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे पीरियड्स बनाता हूँ, पहले पीरियड 2 को लिखते हैं बेटा। पीरियड 2 के एलिमेंट्स देखिएगा हमारे पास क्या होते हैं, याद है किसी को बेटा जी? लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन जी। बेटा अगर मैं पीरियड 3 के एलिमेंट्स लिखता हूँ आपके लिए, तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, phosphorus है, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। दीज आर दी बेटा एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 23। दीज आर शॉर्ट पीरियड्स। अब तुम बेटे गौर करो, यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये मेटल्स हैं बेटा, और बोरॉन इज नॉन मेटल, लेकिन चले मान लेता हूं बेटा लिथियम के ऊपर चार्ज हम सपोज कर लेते हैं, बल्कि इसको डिस्कस करता हूं, यहां से बेटा रिलेट करूंगा। सोडियम पे चार्ज +1, इस पे चार्ज +2, इस पे चार्ज +3, ये बेटा हाइपोथेटिकल +4, ये -3, ये -2, ये -1। क्यों बेटा? बिकॉज ये मेटल्स से इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नॉन मेटल से नेगेटिव चार्ज आएगा। दे मेक कैटाइंस, दे मेक एनाइंस। पहली बात तो याद होगी। अच्छा बेटे, अब तुम अगर एक बात पे गौर करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 11, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो बेटे तुम अगर गौर करो, मैं यहाँ पे जो बात बताना चाहता हूँ, यहाँ सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मैं कहूँगा ना, शॉर्ट पीरियड्स में हम बाकी आंकड़ों की बात छोड़ देते हैं, वो पेपर में आनी नहीं, तो हम उस पर क्यों डिस्कस करें बेटा। शॉर्ट पीरियड्स में हमारे पास जो पीरियड 2 और पीरियड 3 के केटाइंस हैं बेटा, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। देखिए किसी भी पीरियड के केटाइंस आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। सो in short periods the cations of a period are isoelectronic बेटा, ये isoelectronic होंगे। मैं सपोज करता हूँ जी, यहाँ चार्ज बेटा +1 है, यहाँ भी +2 है, यहाँ मैं सपोज करूँ प्लस, यहाँ सपोज करें +4 चार्ज है, सपोज करने में कोई अड़चन नहीं। तो बेटा अब देखिए यहाँ तक भी वही मामला चलेगा। लेकिन 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 बेटे तुम अगर गौर कर लो यहाँ पर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 15 और 3 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18। तो मैं कहूँगा ना बेटा थर्ड पीरियड के जो एनाइंस हैं वो आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, ना सिर्फ आपस में बल्कि अपने पीरियड की नोबल गैस के साथ भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो फिर मैं अब दो बातें बोलने जा रहा हूं। इन पीरियड 3 केटाइंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर बेटा। in period 3 anions are isoelectronic to each other as well as with the noble gas of the same period। बेटा ये आपस में इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर बेटा पिछले ग्रुप पे चलता हूं, इस पे चार्ज -3, इस पे -2, -1, बेटा अगर तुम इनके इलेक्ट्रॉन्स पे गौर करो, यहां भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां भी 10 है, यहां भी 10 और यहां भी 10 है। तो बेटा तीसरा और आखिरी रिजल्ट में जो यहां से बेटा पेपर में आती इन बातों को, बेटा सेकेंड पीरियड के केटाइन एनाइंस they are isoelectronic to the period 3 cations। फिर सुन लें बेटा, the anions of period 2 are isoelectronic with the cations of period 3। बेटा पीरियड 2 के जो एनाइंस हैं ये पीरियड 3 के केटाइंस के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है जी। तो ये बातें आपने याद रखनी है बस जी इसमें से। और बेटा एक बात याद रखना, हमारे पास अगर देखें तो चार्ज बढ़ा लेफ्ट राइट बेटा, चार्ज इंक्रीज हुआ, और जितना याद रखिए बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है उतना साइज स्मॉल होता है बेटा। बाय द इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज द साइज डिक्रीजेस। तो मैं कहूंगा फ्रॉम लेफ्ट राइट द साइज ऑफ केटाइंस डिक्रीज जी, साइज ऑफ केटाइन डिक्रीज इन अ पीरियड जी। बेटा पीरियड में साइज ऑफ केटाइन डिक्रीज करता है, ना साइज ऑफ केटाइन बल्कि साइज ऑफ एनाइन भी डिक्रीज करेगा बेटा, साइज ऑफ एनाइन भी डिक्रीज कर रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा यहां भी डिक्रीज है। क्यों डिक्रीज है भाई? बेटा बड़ी आसान बात करूंगा, देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है बेटा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज स्मॉल, और यहां पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम बेटा उतना साइज भी कम जी। तो बेटा फिर सुनिएगा, greater the positive charge smaller will be the size, greater the negative charge larger will be the size। बेटा दोनों ही सूरतों में देखिए लेफ्ट राइट मूव करते हुए हमारे पास चाहे वो केटाइनिक रेडियस है या वो एनायनिक बेटा डिक्रीज करता है। अच्छा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा पेपर में आती है। प्लीज अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं पीरियड 3 को, आप ये सब पीरियड 3 पढ़ाई जा रहे, पीरियड 2 क्यों नहीं पढ़ा रहे बेटा? चूंकि आप
आज तक के पास पेपर देख लें बेटा, सब में पीरियड 3 के क्वेश्चन आए हुए हैं, पीरियड 2 का क्वेश्चन वो कभी नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है बेटा? उसकी वजह ए लेवल्स वाले बच्चे पीरियड 2 नहीं पीरियड 3 की डिस्कशन के सिलेबस में है, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको भी साथ रिलेट करें। हमेशा सवाल पीरियड 3 से आया, पीरियड 2 से सवाल मुझे आमतौर पे कभी नज़र नहीं आया पिछले 25 सालों में जी। तो इसलिए मैं इसी को हमेशा फोकस करता हूँ। बेटा एक बात याद रखना, जो ट्रेंड इसका वही ट्रेंड इसका भी है, कोई फ़र्क नहीं इनमें। अच्छा जी, प्लीज़ अगर इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो आप देखेंगे बेटा, दिस इज सपोज द साइज ऑफ सोडियम आयन जी। बेटा दिस इज सपोज द साइज ऑफ मैग्नीशियम आयन जी। बेटा ये सपोज कीजिएगा एल्यूमिनियम आयन है, और ये सपोज कीजिए बेटा सिलिकॉन आयन है जी, जो हाइपोथेटिकल आयन होता है। बेटा अब अगर इसके बाद देखें तो बेटा साइज में कमी आती है यार, कमी देखिए, कमी आती है ये देखिएगा बेटा। लेकिन अब देखिएगा जैसे ही मैं फॉस्फोरस की बात करूँ, फॉस्फाइड आयन की बात करूँगा बेटा, साइज एकदम से इंक्रीज हुआ, और ये देखिएगा दिस इज फॉर फॉस्फाइड जी। फिर उसके बाद देखिएगा ये सल्फाइड है, ये क्लोराइड है बेटा। सो दिस इज द आयोनिक रेडियस बेटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, जो आपको याद होनी चाहिए जी। बेटा दोनों डिक्रीज हैं, अगर केटाइन देखें ये भी डिक्रीज है, एनाइन देखें ये भी डिक्रीज है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयोनिक रेडियाई ऑफ द पीरियड नंबर 3 एलिमेंट जी। सेम इज फॉर पीरियड 2 जी। जी यहां तक सब कुछ क्लियर था बेटा? चलिए फिर हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करने जा रहे हैं। बोले बोले जल्दी से, टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास। आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा डेफिनेशन तुम लोगों को आती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज सेड टू बी बेटा हाइड्रोजन की वैल्यू 1313.315 किलो जूल पर मोल। बेटा फिर 3 एग्जाम्पल हमारी बुक में है मैग्नीशियम के रेफरेंस से बेटा। मैं वो जरूर कोट बेटा पेपर में चूंकि आती हैं बेटा। अगर मैग्नीशियम के एटम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो मैग्नीशियम आयन बनेगा बेटा। एनर्जी रिक्वायर्ड इज 738 किलो जूल पर मोल। बेटा हमेशा एंडोथर्मिक है, एनर्जी रिक्वायर्ड है बेटा। अगर मैं इसकी कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन बेटा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करता हूँ ये Mg2 प्लस बनेगा, और इसकी वैल्यू बेटा बुक में दी 1450 बेटा। अगर मैं Mg3 प्लस बनाता हूँ इसकी वैल्यू बुक में दी 7730 बेटा। तो आप गौर कर सकते हैं जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना साइज छोटा होता जाएगा, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी बेटा। ये 3 वैल्यूज आपको याद करनी है, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड और थर्ड फॉर मैग्नीशियम जी। और बेटा आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड, सेकंड इज स्मॉलर देन थर्ड, सो एंड सो ऑन। और जी इसके ट्रेंड्स देखिए बेटा। बेटा अलोंग द ग्रुप इट डिक्रीजेस, क्योंकि इनवर्स रिलेशन बेटा साइज के साथ, वजह एडिशन ऑफ शेल्स होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट बेटा अलोंग द पीरियड यस इट इंक्रीजेस, क्यों बेटा इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है और कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल होता है, इसकी वजह होगा बेटा। सो टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस, लेफ्ट राइट इट इंक्रीजेस जी। इसके फैक्टर देखिए बेटा। फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के साथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल जी। न्यूक्लियर चार्ज के साथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा देखें शील्डिंग इफेक्ट के साथ इनवर्सली रिलेटेड। और नेचर ऑफ ऑर्बिटल बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन एस से निकालना है इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम एस देन पी देन डी एंड देन एफ जी बेटा। चूंकि एस की एनर्जी लो होती है पी से, पी की एनर्जी लो होती है डी से, और डी की एनर्जी लो होती है एफ से जी। तो ये बेटा हो गए जिनके फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कहते हैं कि ये इंडेक्स है मेटालिक करेक्टर का बेटा। इट इज द इंडेक्स ऑफ मेटालिक करेक्टर, यानी आप आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ये बेटा आइडिया लगा सकते हैं कि कोई चीज मेटल है, नॉन मेटल या मेटलॉइड है बेटा। वो एलिमेंट्स जिनकी लोवेस्ट वैल्यूज होंगी बेटा वो मेटल्स होते हैं, जिनकी बेटे हाईएस्ट होती हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और जिनकी वैल्यूज इंटरमीडिएट बेटा दीज आर दी मेटलॉइड्स जी। तो बेटा मैं कहना चाहता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द इंडेक्स ऑफ द मेटालिक करेक्टर बेटा। यू कैन गेस द मेटालिक करेक्टर और नॉन मेटालिक करेक्टर इन एन एटम बाय लुकिंग एट द वैल्यूज ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। लो जी अब इसके कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड्स की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बोर्ड इरेज कर लें, मुझे इसका ग्राफ समझाना आपको। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट जी। ओके जी, वेलकम बैक बेटे। ले बेटा जी हम बात करेंगे अब उस पोर्शन पे जिसमें से क्वेश्चन कई दफ़ा आए हैं बेटा जी। ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा। आइए एबनॉर्मल ट्रेंड्स की बात करूंगा बेटा। जब भी आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं हमने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन बेटा यहाँ पे 2 ग्रुप्स आते हैं जो एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड जी। एक ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, एक ग्रुप 6 के एलिमेंट्स बेटा। क्या एबनॉर्मल ट्रेंड है बेटा? मैं कहूंगा कि होना यह चाहिए कि ग्रुप 3 की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ग्रुप 2 से ज्यादा होनी चाहिए
बेटा, लेकिन याद रखना बेटा, जो ग्रुप 2 है बेटा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है ग्रुप नंबर 3 से। बेटा ऐसा क्यों, अब इसकी बात करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये बेटा कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर 6 है बेटा, उसकी वैल्यू बेटा जी कम होती है ग्रुप नंबर 5 से। ऐसा क्यों, हमने दो बातें डिस्कस करनी हैं बेटा, यानी ग्रुप 3 और ग्रुप नंबर 6 की वैल्यूज ग्रुप 2 या ग्रुप 5 से क्यों कम हैं बेटा, ये बात करनी है बेटा। लिखा भी इसने हमारी बुक में, इट इज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए मैं मिसाल लेता हूं यार बेटा, अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करूं बेटा जी, यहां पे आता है बेरिलियम, यहां पे आता है बोरॉन बेटा। ग्रुप नंबर बेटा अगर मैं और इसके नीचे आऊं तो यहां पे आता है बेटा जी पीरियोडिक एलिमेंट्स में, यहां आता है बेटा जी मैग्नीशियम, यहां पे एल्यूमिनियम। ये बेटा हमने दो पेयर्स देखने हैं। फिर बेटा अगर मैं इनकी बात करता हूं तो यहां पे आता है बेटा जी हमारे पास सबसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और यहां बेटा फास्फोरस और सल्फर। बेटा ये हमारे पास चार पेयर्स हैं जो एंटीडेस में बार बार रिपीट होते हैं जी। आइए मैं इन्हीं को डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। अगर आप गौर करें साइज के हिसाब से बेरिलियम का साइज बेटा जी बड़ा है, बोरॉन का साइज छोटा है, लिहाजा बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू बेरिलियम, लेकिन होता नहीं है। बेरिलियम भी थोड़ी सी ज्यादा है बोरॉन से बेटा। क्यों, जरा देखते हैं बेटा। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरॉन 5 है बेटे। आप अगर गौर करें बेटा, इट इज 1s2 बेटा, सुनता हूं आपकी बात में पहले लिखने दें। इट इज 1s2 2s2 2p1 जी। अब बताएं बेटा क्या बचा है, शाबाश, चलिए बोलिए। कहाँ हाफ फील्ड है, कौन सा हाफ फील्ड है भाई इनमें, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेटल है यार, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, क्या तकलीफ है उसको लूज करने में? ये तो वैसे ही नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देगी। नहीं, ये वजह नहीं है, वो आपकी बात यहां अप्लाई करेंगे। फिलहाल इसके हिसाब से सुनिएगा बेटा। तुमने बेटा बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा ऑफ बॉ प्रिंसिपल बेटा। ये एनर्जी है 1s की, ये एनर्जी 2s की, एनर्जी 2p की बेटा। मैं यूं कहना चाहता हूं, इन केस ऑफ बोरॉन it is relatively easy to remove electron from the higher 2p orbital as compared to lower 2s of beryllium जी। फिर बोल देता हूं बेटा, बोरॉन के केस में हाई एनर्जी या हायर एनर्जी 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है बेटा एज कम्पेयर टू द लो एनर्जी 2s ऑफ द बेरिलियम। मैं यूं कहूंगा बेटा इसकी वजह क्या है, इट हैज हाई एनर्जी जी, इलेक्ट्रॉन पहली हाई एनर्जी पे है बेटा, यहाँ पे इट इज एट लो एनर्जी। तो बेटा ये इसकी वजह है जो आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, सेम इज द केस फॉर द मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। कैसे, जरा देखिए बेटा। अगर मैं आपके लिए मैग्नीशियम लिखता हूं बेटा, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है जी 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है बेटा। तो देखिएगा इनकी जरा कॉन्फ़िगरेशन पे गौर कीजिएगा कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे। आप देखिएगा इट बिकम्स 1s2 2s2 2p6 3s2 बेटा, इट बिकम्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 बेटा। यहां भी वही केस है कि 3p की एनर्जी हाई है 3s से बेटा। तो दोनों की वजह एक है बेटा, यहां पे इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर 2p एज कम्पेयर टू 2s ऑफ द लो एनर्जी ऑर्बिटल। अच्छा, अब जो बेटा बात कर रहा था उसको देखते हैं बेटा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 1 and 1 बेटा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz 1 2 3 and 4 बेटा। यस, अब आप कह सकते हैं सर नाइट्रोजन के केस में इट इज द हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द p सबशेल बेटा। जब भी कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बेटा हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, दिस इज ऑलवेज द मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेटा। यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, जबकि दूसरे केस में हाफ फील्ड नहीं बल्कि पार्शियल फील्ड कह सकते हैं बेटा, पार्शियली फील्ड है जी। तो ये वजह बेटा कि नाइट्रोजन की वैल्यू बेटा ऑक्सीजन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। सेम इज द केस फॉर फॉस्फोरस एंड सल्फर। यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ पे 3p3 आएगा, यहाँ 3p4 आएगा बेटा। ये भी हाफ फील्ड और ये पार्शियली फील्ड है। तो बेटा दोनों वजूहात मैंने समझा दी। आइए इसको ग्राफिकली जरा देखते हैं बेटे। ग्राफ इसके बेटा पिछले सालों में इंटरेस्ट में आए हुए हैं, तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन बेटा याद होनी चाहिए। ये देखिए बेटा, मैंने आपके सामने ग्राफ शेयर किया है बेटा पीरियड 3 के एलिमेंट्स की फर्स्ट एनर्जीज का। देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के केस में वैल्यू थोड़ी सी कम होगी बेटा। फिर देखिए सल्फर में थोड़ी सी कम हुई। तो बेटा यूं आपको याद होना चाहिए। तो इसकी बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं। तो देखिए मैं पीरियड नंबर 2 की बनाता हूं। ये बेटा मेरे पास पहुंच के लिथियम है बेटा, दिस इज बेरिलियम, दिस इज बोरॉन। फिर ये बेटा जी कार्बन, ये नाइट्रोजन,
ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन और ये नियॉन बेटा। तो यूं ग्राफिकल बेटा दो हमारे पास यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर देखने में मिलते हैं जी। यहाँ तक कोई मसला तो पूछे, शाबाश जल्दी करें, मुझे अगली बातें करनी है, फटाफट बोलें। आई थिंक सो क्लियर यहाँ तक सबको। ओके जी, मैं बात करूंगा बेटा जी नेक्स्ट ग्राफ के लिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हम उसकी ग्राफिकल बेटा बिल्कुल डिस्कस करेंगे, पिछले सालों में टेस्ट में पूछी जा चुकी जी। बेटा ये देखिएगा ग्राफ, आप अगर गौर करें बेटा, दिस इज हाइड्रोजन पीरियड 1, हीलियम पीरियड 1 बेटा। हाइड्रोजन का साइज छोटा और बड़ा, हीलियम का साइज छोटा, वैसे भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल बेटा। जैसे ही आप लिथियम पे आते हैं, देखिएगा दिस इज हाइड्रोजन, हीलियम, दिस इज लिथियम। बेटे एक बात पे गौर करो यार, जैसे ही आप लिथियम पे आए तो शेल बदल गया। इनका शेल था 1 फर्स्ट, अब शेल कौन सा हो गया सेकंड। बेटा जैसे ही शेल बदला तो आप देखें देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ फाइनेंस एनर्जी। बेटा इतना बड़ा डिफरेंस है, यहां से लेके यहां पे चला गया। ओ भाई जरा आगे चलें, फिर ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर नियॉन। बेटा ये नियॉन के बाद बेटा जैसे ही सोडियम आया बेटा शेल बदला। बेटा फिर देखें देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ फाइनेंस एनर्जी। ओ भाई तो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, क्या स्टेटमेंट बोलता हूं, लिखें सारे बच्चे। व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ शेल, व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ शेल, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा बिग ब्लिप कहें, बिग डिफरेंस की आपकी मर्जी है। व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ शेल, देयर इज अ बिग ब्लिप, द बिग डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा जब भी शेल बदलना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में बिग बड़ा फर्क आने वाला, बहुत बड़ा फर्क आता है जी। ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया है, ये अब अप्लाई करूंगा इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में, और ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि जब भी शेल ने बदलना है बेटा, जब भी शेल ने बदलना है, हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी में बिग बड़ा फर्क आने वाला होता है बेटा। और प्लीज इस ग्राफ के हवाले से तुम अगर थोड़ा सा गौर करो बेटे, तो मैं आपको जो चीजें दिखाना चाहता हूं वो आपने गौर कर लेनी बेटा। तुम अगर देखो किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में, किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में बेटा जो नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस की वैल्यू बेटा सबसे हाई होती है बेटा, सबसे ऊपर नोबल गैसेस की प्लेस है। सो बेटा एमसीक्यू आ सकते हैं ना, किसी भी पीरियड में किन एलिमेंट्स की एनर्जी हाईएस्ट है बेटा, दीज आर नोबल गैसेस। बेटा नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ फाइनेंस एनर्जीज इन एनी रिस्पेक्टिव पीरियड। बेटा यहां देखिए लिथियम, यहां देखिए सोडियम, यहां देखिए पोटेशियम। बेटा तो अल्कली मेटल्स की सबसे लोएस्ट होती है जी। ये बेटा ये दो बातें अपनी, यहाँ पे वो क्वेश्चन दे सकता है ए बी सी डी कहीं लिख के, कौन नोबल गैस है, कौन अल्कली मेटल्स है, कौन ग्रुप नंबर 3 है, कौन बेटा जी ग्रुप नंबर 6 है। तो बेटा आपको याद होना चाहिए। जैसे बेटा यहाँ पे ये अगर मैं बात करूँ, दिस इज ग्रुप नंबर 3। बेटा जब मैं दूसरी बात करूँ यहाँ पे, दिस इज ग्रुप नंबर 6। तो यूं बेटे आपको चीजें याद होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे ग्रुप नंबर, बेटा एलिमेंट नहीं देगा, बस ए बी सी लिख देगा और पूछेगा बताओ कौन सा बेटा इसमें से ग्रुप 8 का है, कौन सा ग्रुप 1 का है, कौन सा ग्रुप नंबर 3 का है, कौन सा ग्रुप नंबर 6 का है। तो यूं बेटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गई, मुझे बताइए जल्दी से। ओके सब बच्चों को आ गई बेटा, बाकी बच्चों की बात नहीं आती, सब एक ही बेटा बोलता रहता है मेरे साथ यार। हाँ जी बच्चों बोलो बोलो, सबको आ गई समझ? चलो जी अगर आ गई है तो ओके वेरी गुड जी। आइए बेटे अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर इंशाल्लाह अगर टाइम हो तो अगले चलेंगे जी। यस क्वेश्चन आ गया जी आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जी। नाइट्रोजन, बिल्कुल बेटा होना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन होगा नहीं। क्यों? हमने देखा बेटा कि नाइट्रोजन की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा है और वजह इसका एबनॉर्मल बिहेवियर। शाबाश बिल्कुल ठीक है जी, डेल्टा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ शॉर्ट पीरियड एलिमेंट्स जी। जी बेटा नोबल गैसेस, वेल डन शाबाश। बेटा क्वेश्चन आ गया, फॉलोइंग इज अ डेटा ऑफ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट। बेटा उसने आपको किसी एक एलिमेंट की सक्सेसिव वैल्यूज दी बेटा, वैल्यू है जी 500, 1200, 25, 75, 80, 200, 90, 200, your 1900 किलोजूल पर मोल। टू विच ग्रुप दिस एलिमेंट बिलोंग। बेटा प्लीज हाँ जी देखते हैं इसको, बिल्कुल ठीक हो गया, अल्फा इसका आंसर है जी। यस यू आर राइट। बेटा आइए मैं इसको दोबारा से फिर डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। बेटे तुम अगर गौर करो तो तुमने इन वैल्यूज का डिफरेंस लेना है यार। बेटे अगर गौर करें इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस कितना आ रहा है, तकरीबन 700 है जी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तकरीबन 1300 आई थिंक सब आ रहा है।
इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? तकरीबन 5000 जी। बेटा इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? तकरीबन आई थिंक सो 700 आ रहा है। यहाँ डिफरेंस भी बेटा, तो बेटे तुमने देखना ये है कि कहाँ पर सबसे बड़ा पहला डिफरेंस जनरेट हुआ। और बेटे तुम देख सकते हो कि बेटा 700-1300 के बाद एकदम से 5000 पे चला गया। अब बिग डिफरेंस इज हियर। बेटा जहां बिग डिफरेंस आया वहां पे निशान लगा लें और उससे पीछे वैल्यूज गिन लें, 1 2 3। बेटा इसका मतलब ये हुआ इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले बेटा शेल बदला और एक बड़ा फर्क आ गया। और तुम बिल्कुल पढ़ चुके बेटा एफएससी में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज द ग्रुप नंबर। बेटा किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसका ग्रुप नंबर कहलाता है। उसका क्या कहलाता है बेटा जी? बोलो बोलो। ग्रुप नंबर। तो बेटा दिस बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे। मैं कहता हूं मेरे पास मैं 4 ग्राफ बना रहा हूं आपके लिए, जरा देखिएगा। बेटा ग्राफ बनाना चाहिए आपके लिए, किसके लिए जी? बेटा सोडियम की सारी आयोनाइजेशन एनर्जीज का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। आप में से मुझे जवाब देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सोडियम जी, सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन विद सोडियम जी। बेटा मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, आपने मेरी बात पे जरा गौर कर लेना बेटा कि बेटा चारों में से कौन सा ग्राफ होगा सोडियम की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का। अटेंशन एट द बोर्ड जी। पहला ग्राफ देखिएगा, ग्राफ ए। बेटा ग्राफ ए लाइक दिस वन, दिस इज ए ग्राफ। बी ग्राफ देखिएगा बेटा, दिस वन। सी ग्राफ देखिए बेटा, इसमें से सी ग्राफ देखिए बेटा गौर से। सी ग्राफ में अगर बनाता हूं आपके लिए, लाइक मैं कहता हूं जी ये यूं है जी। डी ग्राफ देखिए बेटा, यहां पे डी ग्राफ। लो जी बेटा कोई मुझे बता सकता है, ये बेटा ग्राफ है मेरे पास, डिफरेंट 4 ग्राफ हैं सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज का। क्या ख्याल है क्या ग्राफ बनना चाहिए? सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा, पांचवा, छठा, 11 के 11 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो क्या ख्याल है कौन सा ग्राफ बनेगा? आइंस्टाइन जी बेटा इलेक्ट्रॉन निकलने से बढ़ेगी कम होगी, यही होगा ये होगा? सोचे जरा दिमाग से, इंशाल्लाह फिर मैं ये कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर करना चाहता हूं आपको। मैं बोलो बोलो जल्दी से, शाबाश। टाइम नहीं है यार, और सुस्त बच्चों को जवाब तो दियो, गलत बोल दो चाहे कोई मसला नहीं। सारे खामोश हो गए, छोड़ दो पढ़ाना फिर। ओके माइक बंद हो गया, चलिए फिर आंसर इसका डेल्टा बेटा। आइए मैं समझाता हूं कैसे डेल्टा, प्लीज जरा आपने टेंशन देनी इस बात पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कॉन्सेप्ट आपका बेटा क्लियर हुआ तो इसके सारे क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाहर और इसका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, जिस किस्म के भी आ सके मैंने सारी किस्में आपको बेटा करवा दी हैं। प्लीज जरा गौर कीजिए। अगर आप देखिए सोडियम 11, इट इज 2 8 1, दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज एम शेल। और बेटे मुझे एक बात तो बताइएगा, जब भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे कौन से शेल से जाएगा बेटा? इनर के और आउटर मोस्ट शेल से? आउटर मोस्ट शेल से। ऑब्वियस बेटा पहला इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला रिमूव होना बेटा जी। अब आपने गौर करना मेरी बात पे, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ जी। ये ग्राफ है बेटा, सपोज कीजिएगा यहाँ पे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं और यहाँ बेटा इनकी आयन एनर्जी लिख लेते हैं जी। चलो जी बेटा प्लीज देखिएगा, मैं कहूंगा जी पहला इलेक्ट्रॉन सोडियम का यहाँ निकल गया, ये बेटा जी पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया एम वाला, मैं लिख भी दूं ये एम शेल है। बेटे जैसे ही एम शेल से इलेक्ट्रॉन निकला तो आप देखिए देयर इज अ चेंज ऑफ शेल, शेल बदलने लगा यार, एम से एल में आने लगा बात। अब बेटा जैसे ही बेटा शेल बदलेगा देयर इज अ बिग चेंज, बिग डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ एनर्जी। बेटा अब देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ जाके निकलेगा, जब बेटा एल शेल शुरू हो चुका, इसके 8 इलेक्ट्रॉन बेटा थोड़े थोड़े फर्क से निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा थोड़े थोड़े फर्क से निकल देंगे। और ये सारे का सारा मैं कहूंगा जी एल शेल है बेटा। अब फिर जैसे ही शेल एम एल खत्म हुआ बेटा के की बारी आ गई। बेटा शेल जब बदलेगा देयर इज अ बिग डिफरेंस और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बेटा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है 11 आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सोडियम के लिए। मैं ये लिख दूं ये के शेल है जी। अब तुम इस एग्जाम्पल पे गौर करो यार, इसका मतलब है पहले शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे,
थोड़े थोड़े फर्क से निकलते गए बेटा। जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला एक बड़ा फर्क आया, मतलब बेटा अब शेल बदलने पे इलेक्ट्रॉन निकला। और बेटा द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट्स द ग्रुप नंबर। जी ये बात क्लियर हुई तुम लोगों को? बोलो यार, लगता है थोड़े सारे माइक खराब हुए पे ने। चलो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम बेटा। तो ये हमारे पास ही कॉन्सेप्ट हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का। बेटा जल्दी से मैं कॉन्सेप्ट लूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। जी बेटा इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन एन एटम टू फॉर्म द आयन। जी बेटा जैसे क्लोरीन की एनर्जी है -349 किलो जूल पर मोल। ये क्यों साथ लिए बेटा? ये सारी बातें एनर्जी वाली हैं, कोई नई बात नहीं आने वाली बेटा। जैसे फ्लोरीन की एग्जांपल है और ये आप देख सकते हैं इट इज द मेजर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम फ्रॉम द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बेटा याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडो थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कहते हैं बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सो, बट द सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी ले बेटा वो हमेशा एंडो होनी है। और तुम्हें इसकी बेटा वजह बिल्कुल आती है। पहले एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज -141 बेटा। सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी 780 पॉजिटिव बेटा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों? तुम जानते हो कि सर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ये एक यूनी नेगेटिव आयन बन गया है बेटा। अभी जब इस यूनी नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बेटा रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है बेटा। और ये रिजल्ट में लिखती है बेटा जी कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड इन द यूनी नेगेटिव आयन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। तो लिहाजा हमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। सो दैट इज व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। जी इसके ट्रेंड बिल्कुल तुम्हें आता है बेटा, ग्रुप में डिक्रीज है और बेटा पीरियड में इंक्रीज है, बिल्कुल वही बात जो आयनाइजेशन एनर्जी वाली। इसके फैक्टर्स भी सेम है बेटा, इसका इनवर्स रिलेशन एटॉमिक साइज के साथ, न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी इनवर्स ही। मुझे बस छोटी सी बात करी बेटा एब नॉर्मल दो ट्रेंड्स की और उसको मैं आज का लेक्चर वाइंड अप कर दूंगा बेटा। किसी भी रिस्पेक्टिव पीरियड में ग्रुप 2, ग्रुप 5 एंड ग्रुप 8 के बेटा जो एलिमेंट्स हैं दे शो द एबनॉर्मली लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा। एबनॉर्मली लो वैल्यूज होती हैं। क्यों बेटे? अब इसकी वजह भी समझ लीजिएगा। देखें ग्रुप नंबर 2 कॉन्फ़िगरेशन NS2 कंप्लीट हो चुका यार। एस इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और वैसे भी क्यों ले, मेटल है यार, मेटल्स डोंट लूज इलेक्ट्रॉन, डोंट वांट टू टेक इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली बेटा। लिहाजा वैल्यूज एबनॉर्मली लो। अच्छा अब अगर मैं ग्रुप 5 की बात करता हूं तो बिल्कुल तुम्हें आना चाहिए बेटा। ग्रुप 5 है NS2 NPX NPY NPZ 111 बेटा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप 5 की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। तो बेटा हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल, लिहाजा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करना है, लेकिन बेटा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहिए क्योंकि बेटा उसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन उतनी स्टेबल रहती नहीं है। और ग्रुप नंबर 8 तुम बिल्कुल जानते हो बेटा, ग्रुप नंबर 8 की बात अगर मैं करूं तो ग्रुप 8 में NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। वैलेंस शेल कंप्लीट है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये बेटा 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 5 और 8 दैट शो द एबनॉर्मली लो वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आखिरी बात आज की करूंगा बेटा फ्लोरीन के हिसाब से बेटा। अगर आप गौर करें डाउन द ग्रुप, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन बेटा, डाउन द ग्रुप आते हुए हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है। तो बेटा इस हिसाब से सबसे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए फ्लोरीन की, लेकिन हमारी किताब कहती है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लेस होती है क्लोरीन से। यानी बेटा अगर मैं पूछूं दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू इलेक्ट्रोफिलिटी किसकी है बेटा, वो हाईएस्ट क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की वैल्यू क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम है, याद रखना। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दोनों से कम है। क्यों बेटा? उसकी वजह किताब लिखती है इसका स्मॉल साइज और दूसरा थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेटा, जो रिपेल करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को। जी तो ये हमारा आज तक का काम था जी, इंशाल्लाह खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह हम आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्डिंग टाइप्स और अगर थ्योरीज की बात करेंगे वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज के लिए इतने बेटा काफ़ी है जी। कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो वेलकम। सवाल की करना थोड़े बेटा माइक ही खराब है पेन। चलो ठीक है फिर आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाकी बातें कल करेंगे जी।